देखो, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सरसाइज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.5 या 5 से। यह चैप्टर पहले डाल लो तुम लोग, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर का आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यू वाले पार्ट से हम करेंगे। पहले देखेंगे 9.5। देखो ध्यान से समझो, यह बोल रहा है कि स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। यह देखो एक कंटेनर है, कंटेनर के बॉटम में यहाँ एक बल्ब रखा है और इसकी जो डेप्थ है, यह डेप्थ आपको बता रहा है 80 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो यह आएगा 0.8 मीटर। यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यह आपका 1.33 है। 1.33 देखोगे तो यह 4/3 का फ्रैक्शन का पार्ट है। यह पूछ रहा है कि What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out। देखो यह काफ़ी अच्छे सवालों में है। अब यह लाइट यहाँ से चलेगा तो ऑल डायरेक्शन में चलेगा। ऐसे लाइट आएगा, ऐसे लाइट आएगा और लाइट क्या होगा, इधर की ओर जाएगा। अब यह देखो, यह वाटर है, यह हमारा क्या है, वाटर है। तो जो एरिया निकल रहा है उसका सर्कुलर पार्ट यह हो रहा है। तो पॉइंट भी ले लो, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी और इसको डी। तो यह जो लाइट जिस एरिया से निकलेगा उसकी रेडियस हमारी क्या हो गई, आर हो गई। तो एरिया ए = होगा πr²। तो बेसिकली आपको देखना है कि यह जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है, इस सर्कुलर पार्ट की एरिया क्या है। अब जरा ध्यान से देखो तुम लोग, फिगर बन गया। यह वाटर है, अंदर यह वाटर और बाहर क्या है, एयर है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। वाटर डेंसर होगा और क्या होगा, एयर क्या होगा, रेयर। तो जब वाटर डेंसर है, एयर हमारी रेयर मीडियम है, तो इस केस में हमने आपको बताया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताया है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, इसको यहाँ से मिला दो, तो लाइट की रेज क्या करती है, सरफेस के पैरेलल हो जाती है। एक बार इसको देख लो तब वह समझ में आएगा। इधर हमारा है वाटर, यहाँ समझो कॉन्सेप्ट, उसके बाद फार्मूला चाहो तो याद कर सकते हो बाद में। वाटर है, एयर है, बल्ब हमारा यहाँ पर है। अब देखो ऐसे लाइट की रेज जा रही है, बाहर तब तक जाएगी जब तक फाइनली लाइट की रेज इसको क्या करे, ग्रेज ना कर जाए। ग्रेज समझते हो, इसके सरफेस से
क्योंकि इससे ज़्यादा अब लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट हमारी डेंसर मीडियम में क्या होगी, वापस आ जाएगी। यही तो था TIR। तो अब यह जो एंगल होगा यह क्रिटिकल एंगल IC होगा। तो यदि यह IC होगा तो ठीक है, और यह हमारी एरिया है। अब यही कहानी देखो, तो यह हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल IC हो गया, और यह आपकी रेडियस R जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, R को बेटर है आप यहाँ लिख लो, R हो गया। और यह हमारा क्या होगा, कंटेनर की डेप्थ हो गई H या D, जो भी मान लो, ठीक है। जनरली आप चाहो तो डेप्थ ही लिख लो। यह D हमारी हो गई कंटेनर की डेप्थ। सवाल में D की वैल्यू क्या दिया है, 0.8 मीटर। अब समझो तुम लोग, रेडियस निकालना है तो यह IC क्या है, क्रिटिकल एंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan थीटा ले लो, तो tan IC इक्वल टू बताओ R/D होगा कि नहीं, ध्यान दो। tan थीटा लोगे tan IC तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस R/D होगा, या यहाँ से R इक्वल टू हुआ D tan IC, रेडियस R निकल गया। अब आपको एरिया चाहिए तो एरिया A इक्वल टू आपका आ गया पाई R², R की वैल्यू पुट कर दो तो हो गया पाई D² tan स्क्वायर IC। बोलो ठीक है। अब देखो कि अब यहीं पर बता देते हैं, हमने आपको जब क्रिटिकल एंगल पढ़ाया था तो वहाँ पर पढ़ाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो यहाँ लिख देते हैं। अब आपको tan IC की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन B कर लेते हैं। एग्जाम में आपको लर्न करना है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये तो क्लियर हुआ, एरिया A बराबर पाई R², R की वैल्यू मैंने पुट कर दी D² tan स्क्वायर IC। अब आप tan IC चाहिए तो tan स्क्वायर निकल जाएगा। हमने बताया था कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू बताया था 1/sin IC, याद पड़ा तुम लोगों को। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, तो यहाँ से sin IC इक्वल टू होगा 1/n। बोलो क्लियर है। देखो मेन तुम्हारा क्या है, tan IC निकालना। हमारे पास यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N जो है 1/sin IC। sin IC निकाला तो क्या आ गया, 1/n। अब आप क्या करो, हाई स्कूल की बेसिक मैथ ले लो, या IC कर लिया, tan थीटा हमने किया, तो sin IC क्या है 1/n, तो 1 क्या होगा, यह परपेंडिकुलर होगा, और n आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। इसकी वैल्यू यदि निकालोगे तो बोलो क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √n² - 1। तो अब इस ट्रायंगल से देखो tan IC क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 1 आ गया तो 1/√n² - 1। बोलो क्लियर है। अब आप इक्वेशन यहाँ से कर लो, फ्रॉम इक्वेशन B एरिया A इक्वल टू पाई D² tan स्क्वायर IC पाई D² tan IC मैंने यहाँ निकाला है, स्क्वायर कर दो तो 1/n² - 1, तो आपको मिल गया पाई D² √n² - 1। नोट कर लो। अब D की वैल्यू क्या रखोगे, 0.8, और n की वैल्यू 1.33 दिया है, लेकिन फ्रैक्शन में लिख लो 4/3। सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए।
जल्दी करिए आप लोग। हाँ नहीं रहने दो, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या कर ही दो बंद। देखो अब यह इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 9.6। यह 9.6 जो है प्रिज्म पर है। प्रिज्म के जितने सवाल हैं सभी सवाल बड़े अच्छे हैं और आपको प्रैक्टिस करिएगा, बार बार ये पूछा जा रहा है। प्रिज्म में देखो तुम लोग, प्रिज्म इज मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिज्म है ट्रायंगुलर बेस का, बता रहा है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है यह आपको फाइंड आउट करना है n। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू बी 40 डिग्री। तो यहाँ आपको डेल एम की वैल्यू दे रहा है। डेल एम है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यह आपका वैल्यू इसकी दे रहा है 40 डिग्री। यह पूछ रहा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यानी एन, यही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह फाइंड आउट करना है। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो यह प्रिज्म एंगल ए है। प्रिज्म एंगल ए की वैल्यू दे रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले पार्ट में यही है, आगे हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। समझो, यहाँ यह एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, जो फाइंड आउट करना है। यह बता रहा है कि डेल एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है 40 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल या उसी को हम क्या बताते हैं, प्रिज्म एंगल, इसकी वैल्यू ए दिया है। तो देखो मैंने बताया था कि यदि यह सब डेविएशन 10-20 डिग्री है तो दो फार्मूले बताए थे, एक हमेशा ट्रू होगा और एक केवल थिन प्रिज्म के होगा। थिन प्रिज्म के लिए बताया था डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। तो यहाँ देखो थिन प्रिज्म कैसे पता चलेगा कि आपको यह जो डेविएशन दे रहा है प्रिज्म एंगल दे रहा है, इससे पता चल जाएगा। तो यह क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फार्मूला लगाओगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने बताया था साइन ए प्लस डेल एम के अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। यह मैंने लिखा था फार्मूला। वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू है 60, डेल एम की वैल्यू है 40 अपान 2 और यहाँ पर हो गया साइन a/2, तो 60/2। अब यह वैल्यू आ गया साइन 60-40-100 हुआ, साइन 50 और यह हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है और साइन 50 आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम में आपको यदि ऐसा आएगा तो वैल्यू आपको दी रहेगी और हम यहाँ साइन 50 डिग्री की हम वैल्यू कैलकुलेट कर देख ले रहा हूँ। वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री साइन 50 डिग्री को यहाँ हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो यह वैल्यू आएगी 0.766, 0.766। साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। अब 2 को ऊपर ले जाओगे
2 इंटू 0.766। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 12 हो गया, 3 हो गया या 15 हो गया, 1.532। यह आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। पहला पार्ट नोट करो। फर्स्ट पार्ट नोट करिए। फर्स्ट पार्ट आप लोग नोट करो, इसको जल्दी नोट करो। अरे नोट हुए या? अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट में देखो आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ द प्रिज्म इज प्लेस इन वाटर। पहले एयर में प्रिज्म था, अब आपने प्रिज्म को कहाँ रख दिया? वाटर के अंदर। तो और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा 1.33। प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखो जो प्रिज्म था, इस प्रिज्म को कहाँ रख दिया गया? वाटर के अंदर। यह हमारा वाटर है, इस प्रिज्म को वाटर के अंदर रख दिया गया और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है यह 1.33 या इसको क्या कर सकते हो 4/3। तो पूछ रहा है क्या निकालना है? डेल एम की वैल्यू निकालना है। डेल एम का मतलब हुआ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या करना होगा? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी आपको जो फार्मूला स्टैंडर्ड है उसी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिज्म या थिन नहीं है। तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का हम लोगों ने फार्मूला बताया था a+/2 अपान साइन a/2। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। n = साइन a+ डेल m/2 अपान साइन a/2। यह इसके अंदर ही हम होल के /2 लिख दें तो कन्फ्यूजन ना होगा। अब n के बारे में देखो, n क्या लेंगे हम? n क्या लेंगे? यह प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था यह आपका लास्ट में यह क्या था कितनी वैल्यू दी थी? अरे बोलो क्या निकाले थे याना भाई? 1.532। बाहर हमारा क्या है? वाटर है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.33। अब डेसिमल ही ले लो यहाँ भी। तो n क्या होगा? इस वाटर के रेस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप लिखोगे आप n प्रिज्म अपान n वाटर। पहले प्रिज्म के बाहर एयर थी तो हमने 1 लेते थे, लेकिन अब प्रिज्म के बाहर वाटर है तो वाटर से डिवाइड कर दिया। यह वैल्यू पुट करो। साइन a की वैल्यू 60 प्लस डेल m/2 अपान साइन 60/2। इसको नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा। साइन 60 प्लस डेल m/2 अपान साइन 30। और कर लेते हैं, साइन 30 1/2 है। साइन 60 प्लस डेल m/2 अपान साइन 30 1/2। यह वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हम यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर n की बात करते हैं। n प्रिज्म जो हमारा था, n प्रिज्म क्या था 1.532, n वाटर था 1.33, यही वैल्यू थी। n प्रिज्म 1.532 और यह 1.33। अब यहाँ पर देखो यह था 2 साइन
60 प्लस डेल AM बाई 2, या 2 से ऐसे लिख लो 1.5, बोर्ड पर देखो तुम लोग, 2 इंटू 1.33 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल AM बाई 2। ऊपर देखोगे 1.532, यह कर लोगे 2.66 साइन 60, यह केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 60 प्लस डेल AM बाई 2। अब यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ 60 प्लस डेल AM बाई 2 इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1.532 अपान 2.66 या साइन इनवर्स। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, नोट करते चलो। 1.532 में 2.66 से डिवाइड करते हैं। वन पॉइंट फाइव थ्री टू डिवाइड बाई 2.66, यह वैल्यू आ रही है 0.576, 0.576। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग 60 प्लस डेल AM बाई 2। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ तो हमें आप कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा। वहाँ ऐसी वैल्यू देगा जो आपको यहाँ रहेगा या कुछ हिंट दिया रहेगा, वो सब के परेशान मत हो, बोर्ड वाले अपना काम करेंगे। साइन इनवर्स 0.576, यह वैल्यू आ रही है 35.16, या इसको हम कर लेते हैं 35 डिग्री। तो 60 प्लस डेल AM इक्वल टू 70, या यहाँ से डेल AM निकालोगे 70 माइनस 60 यानी 10। यार गलत आ रही है क्या है, करो जल्दी नोट करो, अभी कहीं कुछ होगा तो देख लूँगा। हाँ ठीक है, तो वाटर के लिए यह डेविएशन हमारा क्या आ गया, 10 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। जो भी सवाल NCERT में हैं, एक दो सवालों को छोड़ दो, सभी सवाल बड़े ही अच्छे हैं, और जो थोड़ा सा कठिन है उसी को मैं करा रहा हूँ। नोट करो, इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लो। ये कितना टाइम लगे यार, साथ साथ करते चलो, दिखाई नहीं दे रहा है। 9 पॉइंट, अब यह क्वेश्चन नंबर 9.8, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सवाल से हटके है। देखो 9.8 में क्या कर रहा है, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट P। तो ये कहीं नोट कर लो तुम लोग। यदि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट की रेज डाइवर्ज करेगी। रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से चलेगी वो हमेशा डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज मतलब फैलेगी। क्लियर? और यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट की रेज ये हमेशा जो है कन्वर्ज करेगी। तो आप एग्जाम में इसी वर्ड से पहचानोगे कि लाइट को जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब समझो, यदि हमारा यह रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, जो नॉर्मली अभी तक पढ़ते आए हैं वही है सही। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू आपको लेना है पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ? सवाल में कैसे जानोगे कि यह हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से देखोगे कि यदि लाइट की रेज कन्वर्ज हो रही है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल, और वहाँ u की वैल्यू क्या लेनी होगी, पॉजिटिव।
लाइट की यदि रेज हमारी डाइवर्ज हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा और u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। आप इसी से टोटली आप जो है आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से हमें सवाल में आएगा। अगेन क्या है, तुम्हें और सवाल कराएंगे कि जब 2 या 3 लेंसेस या मिरर होंगे तो एक के द्वारा जो इमेज बनेगा वह दूसरे के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब समझो, यह था कि बीम ऑफ लाइट रे कन्वर्जेज एट ए पॉइंट P, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। यह कन्वर्ज हो रहा है, इसके रास्ते में रख रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम P, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेज, कन्वर्ज होगी, रियल इमेज बनेगा। इफ़ द लेंस इज, पहला है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसमें 2 केस है। पहला बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ एफ हमारा है 20 सेंटीमीटर। तो आपको दूसरा है कॉन्केव लेंस। तो पहले देखो एक्चुअल इसका है क्या, समझो, यह कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट की रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ध्यान से देखो, एक डाउट हो सकता है, लाइट की रेज बोलो यह कन्वर्ज हो रही नहीं है, बढ़ रही हैं। तो अब क्या होगा, कन्वर्ज ऐसे आगे की तरफ होगा कहीं। यहाँ पर पॉइंट P है और पॉइंट P की जो डिस्टेंस दी है सवाल में, पॉइंट P की जो डिस्टेंस दिया है वह आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। यह जो डिस्टेंस है यह क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ गलती क्या होगी इतने के बावजूद, या तो तुमको यह पूरा याद रहे, ठीक है, कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज है तो हमेशा u पॉजिटिव होगा। अब कुछ लोग यह कह सकते हो कि साहब यह जो P यहाँ बन रहा है कन्वर्ज हो के ऐसे आ जाए, बोलो ऐसे ही 12 सेंटीमीटर पे आ जाए। तो जब यहाँ पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी तो फिर इस लेंस का क्या हुआ, कोई रोल ही नहीं हुआ। बोलो क्लियर। तो इसीलिए मैंने ऊपर ही लिखवा दिया कि लाइट की रेज यदि हमारी कन्वर्ज हो रही है तो u पॉजिटिव होगा। u पॉजिटिव का मतलब जहाँ कन्वर्ज हो रही है वह लेंस के क्या होगा, राइट साइड होगा। तो अब इस केस में कॉन्वेक्स लेंस है f पॉजिटिव और u इक्वल टू हुआ +12 सेंटीमीटर। अब लेंस फार्मूला कर लो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस u की वैल्यू 12 है, 1/f है 20 सेंटीमीटर, 1/v 1/20 प्लस 1/12। यह चलो यहीं ले लो, LCM ले लेते हैं। 1/v इसका LCM कितना होगा, 60 हमारी समझ से 3 हो गया और यह क्या हुआ 5 होगा, ऐसे होगा। यह आ गया 8/60, 4 से डिवाइड करो, यह 15, 2 सॉरी गलत हो रहा है क्या, 4 दूनी 8, ठीक है ठीक है। चलो तो v/15, तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया 15/2 प्लस 7.5 सेंटीमीटर। तो अब यह क्या हुआ, यही आपका इमेज डिस्टेंस हुआ। और देखो यहाँ पर प्लस आया है, इसका मतलब किधर बनेगा, लेंस के राइट साइड में। नोट करो, सिंपल है। अरे हो गया क्या तुम्हारा दोनों पार्ट। चलो फिगर बनाएंगे, फिगर एग्जाम में बना दोगे ना तो गलती नहीं होगी और एग्जामिनर इसको प्रॉपर वे में लेगा। नहीं टाइम है तो जो हमने यह कॉन्सेप्ट 2 बताई है इसी को याद रखना। सर बी पार्ट बताइए। बता रहा हूँ बी पार्ट। टाइम हो गया। नो इधर तो मन बैठाइए। हाँ चलो, अब दूसरा है ऐसे ही आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वह आपके सवाल में क्या दिया, 16 सेंटीमीटर। तो यह फोकल लेंथ हमारी यह हो गया -16 सेंटीमीटर। u की वैल्यू तो वही रहेगी, फिगर यहाँ नहीं बना रहा हूँ मैं। अब आप लेंस फार्मूला यहाँ भी लगा दो, 1/v माइनस 1/12 इक्वल टू माइनस 1/16। 1/v इक्वल टू
-1/16 + 1/12 1/v = यह 48 हुआ -3 और +4 1/48 या v = क्या आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो इमेज क्या होगा लेंस के राइट साइड बनेगा। अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे 9.8 के आगे हम इस एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को करेंगे और उधर कंटिन्यूअस करेंगे, बीच में जो छोड़ा बहुत आसान थे। ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।